गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन करार। तो हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है आर्ट्स में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये दोनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन विषयों को आपको आगे से मैं मोहन करार पढ़ाऊँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक आप ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हैं, कॉमन पढ़ते आए हैं, जैसे सोशल स्टडी, सामाजिक ज्ञान की एक ही पुस्तक में आपने भूगोल भी पढ़ लिया, राजनीति विज्ञान भी पढ़ लिया और अर्थशास्त्र भी पढ़ लिया, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने एक ही बुक में पढ़ लिया। और आज के बाद हम जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे वो अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि 11th क्लास से बेटा सब्जेक्ट्स का चयन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो चयन होना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले हम चयन करते हैं अपने लैंग्वेज का, जैसे हिंदी और अंग्रेजी का। वो कंपलसरी होती है, सभी के लिए अनिवार्य है। उसी के साथ फिर हम क्या करते हैं, अपने उन वैकल्पिक या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं जिनमें हमारी रुचि है। तो उन सब्जेक्ट्स में जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, ड्राइंग ले लिया। अब देखिए हम बात करेंगे अब पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो सबसे पहले बेटा हमें राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक उपागम, संविधान, संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले हम बात करें 11th क्लास के लिए, ये वीडियो है राजनीति विज्ञान। देखिए बेटा, सीधा सा अर्थ है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के अर्थ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के जन्मदाता के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें राजनीति विज्ञान कि जहां पर नीति के अनुसार राज किया जाता है वहां राजनीति होती है। नोट कर लेना, जहां नीति के अनुसार राज किया जाता है, जहां नीति के अनुसार राज किया जाता है वहां क्या होती है, राजनीति होती है। ध्यान देना कि जहां पर नीति के अनुसार राज किया जाता है वहां पर क्या होती है, राजनीति होती है। जिस विषय में विशेष ज्ञान हासिल हो जाता है वहां विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, राजनीति विज्ञान बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान बनता है। कि जहां नीति के अनुसार राज किया जाता है वहां राजनीति होती है, और जहां पर जिस किसी विषय का विशेष ज्ञान हासिल हो जाता है वहां पर विज्ञान की आवश्यकता होती है, और दोनों को मिलाकर राजनीति विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक साथ दो दो चीजों को पढ़ना होता है, एक राजनीति को, दूसरा विज्ञान को। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है बेटा। देखिए, अब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पहले पॉलिटिकल साइंस के जन्मदाता के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ। देखिए, पहले राजनीति विज्ञान को कई विषयों के साथ पढ़ा जाता था, अर्थशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ, नीति शास्त्र के साथ, ऐसे राजनीति विज्ञान को कई विषयों के साथ पढ़ा जाता था। धीरे धीरे कुछ व्याख्याताओं ने या प्रोफेसरों ने क्या किया, इस विषय को बेटा एक स्वतंत्र विषय बना दिया और धीरे धीरे इसको पढ़ा जाने लगा। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक महान विद्वान थे, पाश्चात्य विचारक
ठीक है ना, प्राचीन जो विचारक थे यूनान के, जिनका नाम था अरस्तु, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, किसे कहा गया है? अरस्तु। राजनीति विज्ञान का पिता या राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? यहाँ अरस्तु को कहा गया है। देखिए, फिर पूछता है कि राजनीति विज्ञान का पितामह कौन है। देखिए, बेटा राजनीति विज्ञान का जो पितामह होगा अर्थात ग्रैंडफादर, वो होगा प्लेटो। कौन होगा? प्लेटो। ध्यान दीजिएगा कि राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कौन है? अरस्तु है। फिर राजनीति विज्ञान का पितामह कौन होगा? प्लेटो। कौन होगा? प्लेटो। ये बेसिक्स नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस की जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखिए आगे, राजनीति विज्ञान के पिता के बारे में आप लोगों ने पता लगा लिया कौन है? अरस्तु। फिर उसके बाद राजनीति विज्ञान के दादा के बारे में आप लोगों ने पता लगा लिया कौन है? प्लेटो। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान सिद्धांतों की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान में सबसे पहले जो हमें अध्ययन मिलता है वो मिलता है सुकरात का। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुकरात, ठीक है ना, जिनका दर्शन शास्त्र में भी उल्लेख किया जाता है, नाम है सुकरात। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का श्रेय या पढ़ाने का श्रेय सबसे पहले किसके पास मिलता है? हमें सुकरात के पास मिलता है। तो देखिए, यह जो सुकरात है इसने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। क्या कहा था? ज्ञान ही सद्गुण है, कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके पास सद्गुण या अच्छे विचार मिलते हैं। अच्छे विचार ही दूसरे व्यक्ति को वो लोग क्या करते हैं? वितरित करते हैं। ध्यान रह जाएगा। अब सुकरात के जो विचार है हमें कहीं भी लिखे हुए नहीं मिलते। ध्यान दीजिएगा, सुकरात के जो विचार है हमें कहीं भी लिखे हुए नहीं मिलते। इसलिए हम सुकरात के विचारों को, सुकरात के जो शिष्य है प्लेटो, उसके माध्यम से पढ़ते हैं। सुकरात के विचारों को हम किनके माध्यम से पढ़ते हैं? प्लेटो के माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसका अध्ययन किया हमने? देखिए, सबसे पहले सुकरात। सुकरात क्या कहता है? ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात के बेटा एक शिष्य हुआ था। सुकरात के विचार हमें पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी लिखे हुए नहीं मिलते। सुकरात के विचारों को हम प्लेटो के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति आता है पॉलिटिकल साइंस में जिसका नाम लिया जाता है वो होता है सुकरात। ठीक है, कौन है? सुकरात। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सुकरात की। तो सुकरात क्या कहता है? सुकरात के जो विचार हैं हमें कहीं पे लिखे हुए नहीं मिलते, तो हम सुकरात के विचारों को प्लेटो के माध्यम से पढ़ते हैं। सुकरात कहता है ज्ञान ही सद्गुण है। क्या कहता है सुकरात? ज्ञान ही सद्गुण। सुकरात का शिष्य था, नाम था प्लेटो। ग्रह का नाम मत बताना, व्यक्ति का नाम है। ग्रह का नाम जो था वो था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो। और व्यक्ति का नाम क्या है? प्लेटो। तो प्लेटो ने अपने गुरु के विचारों में बदलाव किया और कहा कि न्याय ही सद्गुण है। क्या कहा? न्याय ही सद्गुण है। तो सुकरात के शिष्य हुआ प्लेटो, और प्लेटो का एक शिष्य था जिसका नाम था अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसने भी अपने गुरुओं के विचारों में क्या किया? बदलाव किया। ठीक है ना, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान में अक्सर अरस्तु का उल्लेख मिलता है, क्योंकि जनक ही वही है
और जिस व्यक्ति ने जिस विषय को बनाया है, ठीक है ना, उसका अध्ययन तो करना ही करना है। इसी के साथ साथ कुछ राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरी है, कुछ बेटा व्यवहारवादी या उत्तर व्यवहारवादी जो उपागम से परंपरागत दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण है, इन सभी का अध्ययन भी हमको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करना है। फिर आता है संविधान, कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, बेसिक अगर हम बात करें तो भारत, आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत बेटा हमेशा से ही, चाहे सल्तनत के रूप में हो, चाहे शासन के रूप में हो या साम्राज्य में, किसी न किसी के अधीन रहकर भारत ने कार्य किया है। जैसे सबसे पहले वंशों की बात करें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन वंशों का गुलाम रहा है भारत, इनका शासन रहा है भारत के ऊपर। फिर मुगल साम्राज्य, उसके मुगल साम्राज्य के बाद अंग्रेज आ गए और यह भारत किस नाम से जाने लगा, ब्रिटिश भारत के नाम से जानना लगा। फिर भारतीयों ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, सभी हमको यहाँ तैर अधीन बनाते हैं, अपने उपनिवेशिक रख लेते हैं। तो इन्होंने अपना एक संविधान बनाने की इच्छा जागृत की और एक संविधान बनाया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होकर उन्होंने अंग्रेजों के संवैधानिक ढांचे को नहीं अपनाया और भारतीयों ने अपना मूल संविधान खुद बनाया। और संविधान में बेटा अनुच्छेद, अनुसूचियां और भागों को शामिल किया गया। क्यों आवश्यकता हुई संविधान की, इन सभी चीज़ों का हमको अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के साथ साथ कि संविधान में क्या क्या वर्णित है, संविधान क्यों बनाया गया, कि प्रत्येक देश में एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान जो होता है एक दस्तावेज होता है और वह दस्तावेज लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह संविधान लिखित है और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में यह दस्तावेज अलिखित है, ठीक है ना। कई जगह ये कानूनी तौर पर चलता है, कई जगह ये परंपरागत तौर पर भी चलता है। तो हमें इस संविधान का भी अध्ययन करना होगा और साथ ही साथ इसमें अनुच्छेदों में क्या क्या दर्शाया गया है, अनुच्छेदों के भाग, अनुसूचियां सभी का अध्ययन करना है। जैसे वर्तमान में हम बात करें 395 के लिखा हुआ होता है, 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। मूल संविधान की भी बात करेंगे तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 ही भाग थे, ठीक है बेटा, सॉरी 22 भाग थे। और इन सभी का हम अध्ययन करेंगे आगे हमारे पॉलिटिकल साइंस में। तो आपका जो सिलेबस है पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अधीन था, अभी यह बदलकर NCERT, ठीक है ना, का आपको पैटर्न, नया सिलेबस आपको जो आएगा, नया सिलेबस NCERT से संबंधित होगा। और NCERT की जो पुस्तकें होती हैं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आगे तक आपको काम आएंगी। तो ध्यान से हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा। पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, दोनों विषय को आराम से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई हेडेक नहीं लेना है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।